सॉरी, बाहर से इतनी आवाज़ें आ रही थी कि मुझे एक बार बीच में रोकना पड़ा वीडियो। आगे कंटिन्यू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत केंद्र सरकार और अनुच्छेद 202 के तहत प्रत्येक राज्य सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करती है और उसे संसद और विधानमंडल के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखती है। तो दोस्तों 112 में तो केंद्र सरकार अपना बजट रखती है और 202 में कौन रखता है? राज्य सरकार रखती है। और राज्य सरकार कहाँ रखेगी? अगर द्विसदनात्मक है तो विधानसभा और विधान परिषद के सामने राज्यपाल रखेगा, और मोस्टली राज्यों में तो एक सदनात्मक ही है, द्विसदनात्मक तो अभी 7 राज्यों में ही है। तो एक सदनात्मक है तो कहाँ पे रखी जाएगी? विधानसभा में प्रतिवर्ष बजट रखा जाता है। बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हम लोग देख लेते हैं जो अक्सर पूछ ली जाती है, जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। मैं यही कहती हूँ इकोनॉमिक्स की बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, किताबों में से वही पूछी जाती है, बाकी सारा करंट में से आता है। तो दोस्तों राजस्व घाटा क्या होता है? बजट में अक्सर वर्ड आता है राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा सीधी सी बात है, घाटा क्या होता है कि अगर हम आय से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो वो घाटा हो जाएगा। तो अगर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां हो जाए तो वो क्या कहलाता है? राजस्व घाटा। राजस्व व्यय मतलब व्यय तो हो गया ज़्यादा और प्राप्तियां हो गई कम। तो व्यय में से प्राप्तियां निकाल दो। मान लीजिए हमने 100 रुपये कमाए हैं, ठीक है, और मतलब खर्चा तो हमने 100 रुपये का कर लिया और प्राप्ति हमारी थी 50 रुपीज़ की ही, है ना। हमें मतलब प्राप्त हमने 50 रुपीज़ ही करे थे, मतलब कमाए हमने 50 रुपये थे और वह हमने कर दिया 100 रुपये का। तो हमारे राजस्व घाटा कितने का हो गया? 50 रुपये का। मतलब हम आय से ज़्यादा जब खर्च कर देते हैं तो वो हमारा राजस्व घाटा कहलाता है। अब बजट घाटा क्या होता है? बजट घाटा भी वही होता है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। मतलब कुल व्यय कितना किया गया है, व्यय ज़्यादा होगा तभी तो प्राप्तियाँ घटाएंगे ना। तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ। तो मान लो वही कि व्यय तो हमने कर दिया 200 रुपये का और प्राप्तियाँ हमारे थी 100 रुपये की ही, तो बजट घाटा कितने का हो गया? 100 का हो गया। यही है होता है बजट घाटा, ठीक है। तो दो तो बहुत इजी है, राजस्व घाटा प्लस बजट घाटा, दो तो आपको समझ में आ गया होगा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा जब बजट घाटा होता है ना, ये बजट घाटा तो क्या होता है कि हमने कमाए तो थे कम और खर्च कर दिए जाता, है ना। तो जितने ज़्यादा रुपये खर्च किए कमाए हुए से, वो तो हमारा बजट घाटा हो गया। जब इस बजट घाटे में एक साल में सरकार ने कितने उधार लिए हैं वो भी जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है राजकोषीय घाटा। सिंपल सी बात है दोस्तों। बजट घाटा सिंपल शब्दों में कि व्यय ज़्यादा कर दिया और प्राप्तियाँ कम हो गई, तो व्यय माइनस प्राप्तियाँ बजट घाटा हो गया, है ना। जब बजट घाटे में उधार भी जोड़ देते हैं, राजकोषीय वर्ड लंबा हो गया ना, राजकोषीय, तो बजट घाटे में शुद्ध उधार भी जोड़ देते हैं, एक वर्ष में कितना उधार लिया, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है राजकोषीय घाटा, है ना। और अब प्राथमिक घाटा एक और टर्म आती है, वो और देख लीजिए। राजकोषीय घाटे में अगर ब्याज चुका देते हैं, है ना, मतलब पिछले वर्ष हमने जितने उधार ले रखा था उसमें कुछ हमने ब्याज के लिए चुका दिया, जिनका ब्याज मतलब सरकार सबसे ज़्यादा दोस्तों अर्निंग मतलब उधारों से ऋण से होती है सरकार के पास में, तो उसका लिए कुछ ब्याज भी तो प्रतिवर्ष चुकाना पड़ता है। तो राजकीय घाटे में से जब ब्याज चुका दिया जाता है, चुकाया गया ब्याज निकाल देते हैं, तो बचा हुआ घाटा क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा कहलाता है, ठीक है। तो ये 4 टर्म आपको याद रखनी है, बहुतों बार एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व व्यय में से राजस्व आय निकाल देते हैं या प्राप्तियां निकाल देते हैं। बजट घाटा क्या होता है? कुल व्यय में से कुल प्राप्तियां निकाल देते हैं, ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि बजट घाटा प्लस उधार भी जोड़ देते हैं। और प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटे में जो ब्याज चुकाते हैं हम एक वर्ष में, वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे की अवधारणाओं का प्रचलन 1991 जुलाई से आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया से हुआ। 1991 में आपको पता है दोस्तों हमारे देश में एलपीजी लाई गई थी। तो उदारीकरण होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ये प्रक्रिया अपनाई गई थी जिससे हमारे बाज़ारों को खोला गया था। स्वतंत्रता के बाद हमने हमारे बाज़ारों को बिल्कुल संकुचित कर लिया था कि हम विदेशों से बहुत कम व्यापार करेंगे। हमें डर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरह से बाहर से आकर हमारे पूरे देश को मतलब गुलाम बना लिया, वैसे ही कोई और कंपनी इतनी बड़ी ना आ जाएगी हमारे देश में व्यापार करने के बहाने आए और हमें गुलाम बना ले, है ना। लेकिन दोस्तों एक देश, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का ज़माना था, एक देश प्रगति नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे भारत, है ना, जो मतलब विकास की दर भारत की कम होने लगी, पैसों की कमी आ गई भारत में, क्योंकि भारत ही उत्पादन कर रहा। और भारत में दोस्तों प्राइवेटाइजेशन भी नहीं था, मतलब प्राइवेट लोगों को भी व्यापार करने का मतलब बहुत कम हक था। सारा काम सरकार ही बनाती थी, सरकार ही बेचती थी, घाटा भी सरकार का, लाभ भी सरकार का। तो आपको पता है कि सरकार के कर्मचारी कितने ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, ज़्यादातर मतलब कामचोरी होते हैं मुकाबले की प्राइवेटाइजेशन के। और ये मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बेसिक अर्थ में हम ऐसे ही देखते हैं कि भाई एक सरकारी कंपनी से ज़्यादा एक प्राइवेट कंपनी वाला ज़्यादा ध्यान देता है लाभ कमाने पर, है ना।
तो उस समय सब कुछ सरकारी था, तो हम धीरे धीरे घाटे में चले गए। तब है ना मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उस समय हमारे थे वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री जी ने ये सुझाव दिया अब हमें एलपीजी अपनाया जाना चाहिए। हमारे पास कुछ ही पैसे शेष थे कि मतलब इतने 6 महीने या 2-3 महीने के ही पैसे शेष थे कि अगर ये पैसे ख़त्म हो गए तो हमारे पास में अनाज खरीदने के भी पैसे नहीं है। और अमेरिका जैसे देश ने हमें अनाज देने से भी मना कर दिया था कि हम आपको अनाज नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। उस टाइम पे दोस्तों एलपीजी लाया गया, हमारे बाज़ारों को खोला गया। हमने हमारे प्राइवेट प्लेयर्स को बोला कि आओ और इन्वेस्ट करो, बड़ी बड़ी कंपनियां लगाओ, सरकार की जो कंपनियां कम चल रही हैं उनको खरीदो। हमने विदेशी कंपनियों को बुलाया कि आओ हमारे देश में व्यापार करो, और हम पूरी तरह से ग्लोबल हो गए। भारत की कंपनियाँ, भारत के व्यापारी भी विदेश में जाके व्यापार करने लगे, और कुछ ही सालों में, आने वाले 1-2 सालों में ही भारत में वापस से मतलब उछाल देखने को मिला। और उसके बाद में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो निरंतर आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो दोस्तों ये जो प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, ये जो टर्म शुरू हुई थी ये 1991 के बाद में ही शुरू हुई थी। राज्य को राजस्व प्राप्तियों में सर्वाधिक आय वैट से प्राप्त होती है। अब 1 जुलाई 2017 से इसके स्थान पर वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू हो गया है, परंतु डीजल आदि पर अभी भी वैट है। तो ये कह रहा है कि राज्य को सर्वाधिक जो आय होती है ना, वो कौन से कर से प्राप्त होती थी? वो वैट से प्राप्त होती थी, ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स जो होता है उससे प्राप्त होती थी। पर दोस्तों अब 2017 से वैट हटा दिया गया है, और वैट के स्थान पर तो राज्य को जो सर्वाधिक आय प्राप्त होती है दोस्तों वो होती है वैट से, होती थी, लेकिन अब वैट को हटा के जीएसटी ले आए हैं, तो अब जीएसटी से होती है। बट अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वैट ही लागू है, जीएसटी लागू नहीं है। लाइक हमारा पेट्रोल और डीजल, इन पे अभी जीएसटी लागू नहीं है, इन पे भी वैट ही लागू है। तो कुछ चीज़ों पे वैट लागू है। बट अगर हमसे पूछा जाए कि राज्य सरकार का कौन सा टैक्स है जिससे हमें सबसे ज़्यादा आय की प्राप्ति हो रही है, तो वो अब जीएसटी से हो रही है, ठीक है। अब केंद्रीय करों में जो सबसे ज़्यादा हिस्सा हमें मिलता है दोस्तों वो होता है निगम कर का। मतलब कुछ टैक्स होते हैं जो केंद्र कलेक्ट करता है और केंद्र राज्यों को देता है, तो उसमें दोस्तों निगम कर है। तो निगम कर से केंद्रीय करों में हमें सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राप्त होता है। भारत का पहला विनियमित बजट जो आया था 1 अप्रैल 1950 को आया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी ने इसे पेश किया था, और इसी बजट में राज्य का आर्थिक संवत 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि रखने की घोषणा की गई थी। तो अगर हम बात करें भारत के पहले बजट की, राजस्थान के पहले बजट की, तो राजस्थान का पहला बजट दोस्तों 1 अप्रैल 1956 को, वैसे राजस्थान बन गया था 1948 में ही, लेकिन हमारा पहला बजट आया था 1 अप्रैल 1950 को, ठीक है। और ये किसने पेश किया था दोस्तों? कौन थे उस टाइम पे? हमारे मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी ने पेश किया था। और इसी बजट में हमने तय किया था कि हमारा जो आर्थिक वर्ष है या आर्थिक संवत है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच हम रखेंगे। राज्य का वर्ष 2020-21 का बजट 20 फरवरी 2020 को राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दोनों का प्रभार एक के ही पास में है। ये क्वेश्चन मुझसे एक मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था कि राजस्थान के वित्त मंत्री फिलहाल कौन है, और मैं इतनी घबराई हुई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि ये मुख्यमंत्री जी के पास ये प्रभार है, और मैं भूल गई थी। मैंने कहा था सर, मतलब एक बार तो मैंने बोला निर्मला सीतारमण जी, फिर उन्होंने कहा नहीं हम राज्य के मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, देश के नहीं, वित्त मंत्री पूछ रहे हैं। तो भूल गई थी, मुझे याद ही नहीं आया कि मतलब इन्हीं के पास में प्रभार है। कुछ कई बार होता है हम छोटी छोटी चीज़ें भी भूल जाते हैं ना। तो अशोक गहलोत जी ने पेश किया था हमारा बजट, और यह है कितना, कौन से नंबर का बजट है? 12वां बजट है। ये टर्म्स जो है ना दोस्तों कई बार में प्री में ना ये बना के पूछ ली जाती है, जैसे कि बजट के बारे में 4 लाइन्स दे देंगे और पूछ लेंगे उपरोक्त में से कौन से सत्य नहीं है, कौन कौन से सत्य है, 1 सत्य है, 2 सत्य है, 1 और 2 सत्य, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना। तो राजस्थान का पहला बजट 1 अप्रैल 1950 को किसने पेश किया? हीरालाल शास्त्री ने। वर्तमान बजट 20 फरवरी 2020 को कौन सा बजट था? 12वां बजट था। किसने पेश किया? हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने पेश किया। और कौन से अनुच्छेद में है राज्य का बजट? वार्षिक बजट तो आपको सभी को याद रहेगा, केंद्रीय बजट तो 112 में है, राज्य का कौन से में है? 202 में है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा नई चीज़ें याद रख लेना। ये बजट के बारे में बेसिक बातें थी, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं इस बार का बजट, ठीक है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 20 फरवरी 2020 गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए, बजट कौन से वर्ष का होने वाला है दोस्तों? 20 और 21 के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए
का बजट पेश किया है। तो दोस्तों यह भी कुल बजट कितने का रहा है इस बार, यह भी कईयों बार पूछा जाता है। और हमारे मॉक इंटरव्यू चल रहे थे उस टाइम पे, मतलब हमारा इंटरव्यू होने वाला था उस टाइम पे बजट जस्ट आया ही था, तो कई इंटरव्यूओं में हमसे पूछा गया था कि राजस्थान का कुल बजट कितने का था। तो दोस्तों 2.25 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया और सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा को दिया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हेल्थ सेक्टर पे किया गया। तो आपको पता है दोस्तों, एक तो कोरोना काल में बजट आया है तो ऑब्वियसली हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाना है। और सबसे ज़्यादा बजट दिया किसको गया है, शिक्षा को दिया गया है ना। तो सबसे ज़्यादा पैसे किस पे आवंटित होने वाले, शिक्षा के क्षेत्र पे कई सारे पैसे इस बार आवंटित होने वाले हैं। इस बजट में सीएम ने निम्न 7 संकल्प प्रदेश के विकास को संवारने के लिए पेश किए थे और ये प्राथमिक रूप से इन संकल्प को बताया और इन्हीं संकल्पों के अनुसार उन्होंने पूरा बजट पेश किया दोस्तों। तो सबसे पहले तो डेट याद रख लीजिए, 20 फरवरी 2020 को पेश किया। कौन से वर्ष के लिए होता है बजट, एक तो 20वां चल रहा था उसके लिए और एक 21वां चल रहा है इसके लिए, ठीक है। 2020 और 21 के लिए पेश किया था और यह 7 संकल्पों में पेश किया गया है, ठीक है। 7 संकल्पों में किस किस में पेश किया गया है ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों प्रथम तो है निरोगी राजस्थान। प्रथम संकल्प क्या है, निरोगी राजस्थान, मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया है, निरोग रहने पे दिया गया है, तो निरोगी राजस्थान। द्वितीय संकल्प है, मतलब कोरोना काल चल रहा है दोस्तों, तो सबसे पहला चीज़ जो आएगी अब हेल्थ ही आएगी। हमने देखा था कि हेल्थ में हम कितने पीछे हैं, तो सबसे पहले निरोगी राजस्थान। दूसरा कि दोस्तों किसान आंदोलन चल रहा था, तो हम यूँ मान लें कि भाई मतलब याद करवाने के लिए बता रही हूँ, संपन्न किसान, ठीक है। जब राजस्थान निरोगी हो गया, किसान संपन्न हो गए, फिर किस में पिछड़े हुए हैं हम, लिंगानुपात हमारा कम है ना, महिला साक्षरता में हम पीछे है ना, तो फिर महिला बाल विकास और वृद्ध कल्याण आ जाएगा, ठीक है। जब महिला और बाल और वृद्ध का विकास कर दिया तो मजदूर और छात्र युवा जवान आ जाएंगे, तो फिर सक्षम मजदूर युवा छात्र और जवान, फिर ये सब हो गया तो फिर शिक्षा का परिधान 5वां संकल्प आ गया। जब शिक्षा में मिल गई तो क्या बच गया, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, पानी बिजली और सड़क विकास, और फिर कौशल और तकनीकी पर विकास दिया गया है। तो दोस्तों देखो चरण वाइज चल रहे हैं, अगर आप मन में एक सबसे पहले चीज़ बनाओ, सबसे पहले हम राजस्थान को निरोगी करेंगे, फिर किसान को संपन्न बनाएंगे और फिर करेंगे महिलाओं का विकास। जब महिला विकास हो जाएंगे तो फिर मजदूरों को सक्षम करेंगे, फिर हम शिक्षा जरूरी है, फिर बिजली पानी जरूरी है और फिर कौशल और तकनीक, लास्ट में आती है कौशल तकनीक। तो ठीक है, इसमें ऐसे थोड़ा सा निरोग, किसान, महिला, सक्षम मजदूर, शिक्षा, पानी और कौशल, तो थोड़ा सा आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। निरोगी किसान, महिला, सक्षम मजदूर, निरोगी किसान और महिला होने चाहिए, सक्षम मजदूर होना चाहिए, शिक्षा, पानी और कौशल अगर मजदूर के पास होगा तो वो ऑटोमेटिक सक्षम होगा। इस तरह से 7 संकल्प बहुत ज़्यादा जरूरी है। पूछा जाता है कि कितने संकल्प इस बार के बजट में पेश किए गए थे, 7 किए गए थे। प्रथम संकल्प कौन सा था, द्वितीय कौन सा था, ये पूछा जा सकता है। और हमारा जो सारा बजट है ना दोस्तों, इन्हीं संकल्पों के अनुसार चलेगा और हम एक एक संकल्प लेके चलेंगे कि जैसे पहला संकल्प निरोगी राजस्थान है, तो इसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या योजनाएं इस बार के बजट में आई वो सारे आपको पढ़ा दूंगी। फिर दूसरे दिन दूसरा संकल्प, ऐसे हम 7 चरणों में बजट पूरा करेंगे और इसमें पूरे एक एक संकल्प से हम सारी योजनाएं जो बजट में पेश की गई हैं वो देख लेंगे। लेकिन उससे पहले ये एक छोटी सी सारणी जो बजट में दी जाती है वो इस बुक में भी दी गई है। तो दोस्तों ये कि कहाँ से पैसा हमारे आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है और फिर कहाँ से आता है और जाता कहाँ पे, ये बहुत तो बार पूछे जाते हैं बजट में से आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसे की अगर बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है, देखो ये देखो 23.9, सबसे बड़ा ये है ना, तो 23.9% पैसा किससे आता है। जैसे ये 100 रुपये हैं टोटल, है ना, 100 पैसे हैं, इसमें से बात कर रहे हैं। ये 23.19 पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आंतरिक उधार, शुद्ध सार्वजनिक ऋणों की वसूली और विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो इसमें आप इतना सा याद कर लोगे, आंतरिक उधार से और ऋण से, या तो हम उधार लेते हैं या फिर ऋण लेते हैं, इनसे हमारे सबसे ज़्यादा पैसा आता है। तो मैंने कहा था ना, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ही सरकार उधार से प्राप्त करती है, वहाँ से ही पैसा आता है। तो पहले नंबर का तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे आ रहा है दोस्तों केंद्रीय करों में जो हमें हिस्सा मिलता है, और कौन सा कर में सबसे ज़्यादा मिल रहा था, निगम कर में, है ना। तो दूसरे सबसे ज़्यादा पैसा हमें आता है केंद्रीय करों से, और तीसरा सबसे ज़्यादा पैसा आता है केंद्र जो हमें सहायता देता है। तो ये नहीं लग रहा जैसे अपन अपंग से हैं, अपंग नहीं होते दोस्तों। क्या होता है कि केंद्र सरकार के पास ही फाइनेंस, मतलब वित्त सबसे ज़्यादा केंद्र के पास ही होता है। तो हर एक राज्य का ही ऐसे होता है, केंद्र पे ही सबसे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है ना।
तो सबसे मोटा मोटा पैसा और 4 याद कर लेते हैं। चौथे नंबर पे आता है फिर अपना GST से, राज्य वस्तु और सेवा कर, स्टेट GST से, है ना, SGST से आता है। तो दोस्तों ये 4 आपको मोटे मोटे याद करने, और मैं मतलब 90% संभावना है इनके पूछे जाने की कि सबसे ज़्यादा वित्त राजस्थान में कहाँ से आता है। तो पहला तो हम बोल देंगे उधार और ऋण से आता है ना, सीधी सी बात है, उधार और ऋण से आता है। दूसरा पैसा कहाँ से आता है, केंद्रीय कर में से जो हमें हिस्सा मिलता है, ये हम उधार नहीं ले रहे केंद्र से, ये केंद्रीय करों में जो हिस्सा मिल रहा है वहाँ से आ रहा है। तीसरा पैसा कि केंद्र हर वर्ष हर राज्य के लिए कुछ सहायता देता है, कुछ पैसे देता है हर राज्य के नाम को, तो वो केंद्रीय सहायता से आता है। और चौथा हमारा आता है SGST से, मतलब जो स्टेट का, राज्य का वस्तु और सेवा कर है, GST जो है, उससे हमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है। तो ये 4 चीज़ें, बाकी मत याद रखो, शुरू के 4 ही पूछेंगे। तो 4 चीज़ें जचवा लेते हैं कि निम्न में से कौन सा पैसा कहाँ से, मतलब सर्वाधिक और सबसे कम पैसा, या फिर इस तरह से जचा लेंगे कि कहाँ से आता है, ठीक है। और बाकी अगर देखना चाहो तो ये और भी आप देख सकते हो, ठीक है। दूसरा चलते हैं, खर्च कहाँ पे करते हैं अब हम रुपया, है ना, इतना पैसा ले तो लिया, अब हम सबसे ज़्यादा खर्च किस पे कर रहे हैं। तो दोस्तों इस सारणी से आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा खर्च हम कहाँ कर रहे हैं, राजस्व व्यय, राजस्व व्यय माइनस ब्याज की अदायगी के अतिरिक्त, मतलब राजस्व व्यय पे हम सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। राजस्व व्यय का मतलब क्या होता है, सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं वगैरह होती है, सरकार हमारे लिए राजस्व व्यय किसके लिए करती है, राजस्व व्यय जनता के लिए ही तो करती है ना। तो राजस्व व्यय पर 70% पैसा सरकार का खर्च होता है, ठीक है। दूसरा पैसा खर्च होता है जो दोस्तों हम ब्याज लेते हैं, उधार लेते हैं प्रतिवर्ष, उनका ब्याज चुकाने में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। तीसरा पैसा पूंजीगत व्यय में खर्च हो जाता है, ठीक है। और चौथा पैसा खर्च होता है दोस्तों आंतरिक और केंद्रीय ऋणों के भुगतान में, ये तो ब्याज और एक ऋणों के भुगतान भी हमें करना पड़ता है, तो उसमें खर्च हो जाता है। तो 4 चीज़ों में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, एक तो राजस्व व्यय में खर्च होता है, दूसरा हमने जो उधार लिए थे उनका ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है, तीसरा पूंजीगत व्यय में खर्च हो जाता है, और चौथा आंतरिक और केंद्रीय ऋणों के पुनर्भुगतान में खर्च हो जाता है। ये कुछ डेटाज हैं जो हमें याद करने होते हैं, और इनसे दोस्तों मैं आपको बोलती हूँ बड़े ही नंबर आएंगे। 6-7 प्रश्न बजट प्लस इकोनॉमिक जो समीक्षा होती है, आर्थिक समीक्षा होती है, उसमें से मतलब 6-7 क्या, इससे ज़्यादा ही मिलेंगे आपको। जब एग्जाम में बैठे रहोगे और ये आपको रटी हुई होगी ना आर्थिक समीक्षा और बजट, तो आपको मेरी लाइन्स याद आएंगे कि हाँ मैंने सही बोला था। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ से रटो, चाहे किसी किताब से रटो, कोई नोट से रटो, या सरकार के डॉक्यूमेंट से रटो, कैसे भी रटो, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इकोनॉमिक्स में से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई इकोनॉमी की योजना हो गई, कोई इकोनॉमी का बजट हो गया, समीक्षा हो गई, है ना, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों। आगे एक लेक्चर तो होगा कि हम राजस्व घाटा कितना है इस बार का, राजकोषीय घाटा कितना है, वो डेटा होते हैं, उन डेटा में से 2-3 क्वेश्चन RPSC देती है, वो सिर्फ हमें रटने हैं, तो वो डेटा पढ़ेंगे। और डेटा के बाद में दोस्तों हम ये जो 7 संकल्प सरकार ने बताए हैं, उन 7 संकल्पों के अनुसार चलेंगे, और इससे हमारा मतलब हर दिन का 15 मिनट दोगे आपका बजट कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बजट कवर करने की जिम्मेदारी मेरे पे है। तो दोस्तों इसमें से इकोनॉमिक्स में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।